वेलकम टू माय एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रियंका मिश्रा। जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल रहा होगा, व्याकरण के संयुक्ताक्षरों का प्रयोग और उसकी पहचान हम पढ़ा रहे थे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैंने इसका पार्ट 1 पढ़ाया है और संयुक्ताक्षरों की परिभाषा बताई, एग्जाम्पल बताए, ध्वनि, अक्षर, वर्ण, ये सब पार्ट 1 में हमने पढ़ाया। अब ये पार्ट 2 में हम इसको आगे से देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने संयुक्ताक्षर की डिफिनीशन आपको पढ़ा दी थी पहले वीडियो में। किसे कहते हैं एक बार मैं फिर बता देती हूँ। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? किन्हीं दो वर्णों को या किन्हीं दो वर्णों से बने वाला तीसरा शब्द, लेकिन उसके जो तीसरे शब्द बने वो समान नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्र प्लस र जो यहाँ बन रहा था वो बन रहा था प्र। तो ये हमारा डिफिनीशन का एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाता है। ये हमारे डिफिनीशन पे एग्जाम्पल जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है। देखिए, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 होते हैं। छ, त्र, ज और छ। अब क और स से बना है छ, और त प्लस र से त्र, ज प्लस यहाँ से झ और स प्लस र से स। ये सब संयुक्त व्यंजन है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन भी हम पूछने का तरीका आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, पूछ लिया कि छ किन दो वर्णों से बनते हैं? क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछेगा कि छ किन 2 वर्णों से बनते हैं। अब देखिए, एग्जामिनर क्या करता है, 4 ऑप्शन भी हम आपको देके दिखाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे क प्लस, अब यहाँ पे छ दिया है, किन 2 वर्णों से बनते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा क प्लस स, दूसरे ऑप्शन में दिए रहेगा क प्लस स, तीसरे ऑप्शन में दिया रहेगा क प्लस स, चौथे ऑप्शन में दिया रहेगा क प्लस स। देखिए, एग्जामिनर का पूछने का तरीका, छ किन 2 वर्णों से बनते, चारों ऑप्शन में क प्लस स, क प्लस स, क प्लस स, क प्लस स दिया है। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर उसे नहीं पता रहेगा क प्लस स कैसे लिखा जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसे समझ में नहीं आएगा कि अरे सब में तो यही है। पर हमें पकड़ना क्या है कि क में नीचे क्या रहेगा? हलंत रहेगा। क में नीचे क्या रहेगा? हलंत रहेगा, न कि स में रहेगा। देखिए, दूसरे ऑप्शन में क्या है? किसी में हलंत नहीं है। तीसरे ऑप्शन में स में हलंत है और चौथे ऑप्शन में क स दोनों में हलंत है। तो जब हमें पता रहेगा छ किन 2 वर्णों से बनते हैं, तभी तो हम परीक्षा में सही टिक करके आएंगे। इसीलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन पूछने का यही तरीका है। बच्चा ध्यान नहीं देता कि हाँ कौन सा कहाँ पे हलंत लगा है। इसीलिए हमें ये ध्यान देना है कि क में जो पहला वाला रहेगा, पहले वाले में हमारा क्या रहेगा? हलंत रहेगा। ऐसे ही त्र को पूछा जाएगा, ऐसे ही ज को पूछा जाएगा, ऐसे ही झ को मतलब हमारे सारे भी ऑप्शन ऐसे। इसीलिए संयुक्त व्यंजन को ज़्यादातर पूछता है। हर एग्जाम पर किसी भी आप पेपर में देख लीजिए, यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, सब में ज़्यादातर पूछता है
क्योंकि बच्चे को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बच्चा ये नहीं देखता कि पहले में हलंत लगा है कि दूसरे में हलंत लगा है कि क्या है कैसे, वो बस ये क और स देखा टिक किया, और फिर जो अब क और स चारों में हो गए तो भी बच्चा कंफ्यूज है कि पहले में लगाऊं कि दूसरे में लगाऊं कि तीसरे में लगाऊं। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें क में रहना चाहिए। और कभी कभी बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी ऑप्शन दे देता है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कभी कभी यही क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन चेंज कर देगा। क्वेश्चन इसी क और स से कम 5 क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत से एग्जामों में पूछता जाता है, क्योंकि इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसलिए पूछता है। यहीं पे ऑप्शन दे देगा पहले में जैसे यहाँ पे पहले पे ऑप्शन दे दिया क प्लस स, दूसरे में दे दिया ज प्लस इया, तीसरे में दे दिया स प्लस र, चौथे में दे दिया त प्लस र। क्वेश्चन यही है हमारा, छ किन दो वर्णों से, पर ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया। अब हमें पता होगा कि ज प्लस इया किससे बनता है, ज प्लस इया किससे बन रहा है, त प्लस र किससे बन रहा है, भ प्लस ल, तब तो हम उसमें ऑप्शन सही करके आएंगे। इसलिए हमें ये 4 वर्णों को थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले में हलंत रहता है, दूसरे में हलंत नहीं रहता, और किससे बनते हैं ये भी ध्यान देना है। इसलिए ज़्यादातर पेपरों में यही पूछता है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है, और हमारे तो केवीएस में टॉपिक ही यही है संयुक्ताक्षर। इसलिए हमें ये थोड़ा सा डिफिनीशन से भी पूछ सकता है। जैसे डिफिनीशन से ही पूछ लिया कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, किन्हीं 2 वर्णों से बने वाले शब्द, या तो किन्हीं 2 वर्णों से बने वाले तीसरे शब्द, या किन्हीं 2 वर्णों से बने वाले तीसरे शब्द लेकिन उनके अर्थ जो अलग हो, या किसी वर्ण से बनने वाले तीसरे शब्द जो उनके तीसरे अर्थ जो हो असमान हो। ऐसे क्वेश्चन डिफिनीशन से भी क्वेश्चन बना देगा, जो हम आपको आगे टेस्ट, जब ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा वर्णमाला, या तो हम आपको आगे जो क्लास लेंगे, लाइव क्लास टेस्ट लेंगे, उसमें हम किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारा आपको डिटेल से बताएंगे। अभी तो ये टॉपिक है, इसलिए हम टॉपिक में थोड़ा सा एग्जाम्पल देके क्वेश्चन को समझा दिए हैं। आइए देखते हैं। इतना हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब ये हो गया तत्क्षात्सर। अब हम आते हैं अनुस्वार और विसर्ग में। अनुस्वार और विसर्ग, ये अनुस्वार और विसर्ग में ये डिफिनीशन तो पूछता ही है कि अनुस्वार और विसर्ग क्या है, या अनुस्वार और विसर्ग को कितने 2 भागों में डिवाइड किया है, और ये भी पूछता है कि अनुस्वार के लिखे हुए शब्द को दे देता है और एग्जाम्पल पूछ लेता है। अनुस्वार के लिखे हुए शब्दों को दे देता है और एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। जैसे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं, क्योंकि बच्चा एग्जाम्पल से ज़्यादा समझता है, डिफिनीशन से कम। आई होप जहाँ मेरा ये मानना है। एग्जाम्पल हम जैसे देख ली, यहाँ पे दे दिया कंचन, कंचन, ठीक है। क्वेश्चन ये रहेगा कि, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन ये रहेगा कि अनुस्वार से बनने वाले शब्द कौन से हैं।
ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे अनुस्वार है, अनुस्वार तो पूछेगा ही कि अनुस्वार क्या कहते हैं, ऐसे भी पूछ लेता है कि अनुस्वार से बनने वाले शब्द कौन से हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया, 1 2 3 4। जैसे दे दिया कंचन, कंघा। अब इसी देखिए कंचन कंघा दिया ही है, यहाँ पे भी कंचन कंघा दे देगा, पर यहाँ क्या करेगा, इसके ऊपर क्या के ऊपर अनुस्वार लगा देगा और यहाँ पे कंघा के ऊपर अनुस्वार लगा देगा। अब जब हम ये टॉपिक को अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि कहाँ पे अनुस्वार लगा है, कहाँ पे विसर्ग लगा है, कहाँ पे हलन। कंचन तो यहाँ भी लिखा है, कंचन तो यहाँ भी लिखा है, कंघा यहाँ भी लिखा है, हमारा कंघा यहाँ पे भी लिखा है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका अनुस्वार का प्रयोग हुआ है दोनों में, यहाँ पे दोनों में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। इसलिए हमें ये देखना है कि क्वेश्चन डिफिनीशन तो हमें देखनी ही है कि डिफिनीशन किसे कहते हैं। हमें एग्जाम्पल भी पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि वहाँ पेपर में हमें एग्जाम्पल से ही कंफ्यूज करेगा, इसलिए हमें एकदम ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। इसलिए यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन, कंचन कंघा, यहाँ पे फिर ऐसे वर्ण में बना देगा। पहला ऑप्शन में A1 और 2 दोनों सही, 2 और 1 दोनों सही, कि तीसरा और चौथा दोनों सही, ऐसे ऑप्शन बना देगा जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है एग्जामिनर का, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा वही बच्चे को क्रैक करना है एग्जाम जो एकदम अच्छे से पढ़ रहा है, कंसंट्रेट होके, क्योंकि उसको पूछने का जो उसका तरीका है वो बहुत डीपली में जाके पूछता है। इसलिए हमें डिफिनीशन के साथ साथ ये भी सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। डिफिनीशन तो हमें पढ़नी है कि अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, और उसके साथ साथ हमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम्पल में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये भी पढ़ना है उसके साथ साथ। देखिए अनुस्वार और विसर्ग, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, ये हमारे हिंदी के बहुत ही अच्छे व्याकरण दाता हैं। इन्होंने क्या किया कि स्वर और व्यंजन, यहाँ पे शब्द आता है अयोगवा। इन्होंने क्या किया कि स्वर और व्यंजन अयोगवा को ना तो स्वर में रखा ना तो व्यंजन में रखा। अयोगवा को इन्होंने ना तो स्वर में ही रखा ना तो व्यंजन में ही रखा। क्यों नहीं रखा, यहाँ पे देखिए इन्होंने अच्छे से पीडीएफ में डिस्क्राइब कर रहा है। अयोगवा मतलब अ मतलब नहीं, योग मतलब जोड़, अंग और आहा, वा मतलब वाहक ध्वनिया। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अयोगवा होता कौन है। जिन ध्वनियों को स्वर और व्यंजन में नहीं जोड़ा जाता उन ध्वनियों को हम अयोगवा कहते हैं। एक तो ये रह गई क्वेश्चन से पूछता, हमसे ये पूछ लिया कि अयोगवा किसे कहते हैं। जिन्हें हम स्वर और व्यंजन में जिन ध्वनियों को नहीं जोड़ते उन्हें हम अयोगवा कहते हैं। ये तो हमें डिफिनीशन पता चल गया। यहाँ सारी बाई मिस्टेक, यहाँ ध्वनि में छोटी की मात्रा रहेगी, मिसप्रिंट हो गया। अयोगवा को हम स्वर और व्यंजन में क्यों नहीं रखे, ये भी क्वेश्चन बनता है कि हम स्वर में क्यों नहीं रखे, व्यंजन में क्यों नहीं रखे। स्वर व्यंजन में नहीं रखा जाता इसीलिए तो इसे अयोगवा कहते हैं। जैसा कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने बताया कि अ मतलब नहीं, जिसका कोई मतलब अर्थ नहीं निकलता है, पर किसी शब्द में जुड़ जाएगा तो इसका अर्थ निकलेगा। जैसे हम क लिखते हैं, क अपने आप में एक अर्थ है, जैसे इसे में जोड़ दिए म ल, कमल, ये फूल का एक पुष्प का की ओर दे रहा है। यहाँ पे हम लिख दिए कमल, कमल मतलब एक फूल जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ऐसे ही अयोगवा हम उसे कहते हैं जो स्वर और व्यंजन किसी में नहीं लिखा जाता, रखा ही नहीं जाता। अ मतलब होता है नहीं, योग मतलब जोड़ अंगहा, और वाह मतलब वाहक ध्वनिया। अयोगवा कितनी होते हैं, 2 होते हैं, अंग और आहा, अंग और आहा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन से बताया गया है
कि अनुस्वार और विसर्ग स्वर की श्रेणी में न रखकर सभी विद्वानों ने इसे व्यंजन की श्रेणी में रखा, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता और विसर्ग के उच्चारण में यह पूर्व में आता है, इसलिए आचार्य जिसे व्यंजन भी नहीं मानते उन्होंने इसे अयोग वा की श्रेणी में रखा, अर्थात योग ना होने पर भी जो साथ साथ वहन रहे। मतलब उन्होंने ये कहा कि अयोग वा ऐसे शब्द हैं कि जो जिनका खंडन नहीं हो सकता, अंग और आहा, इन्हें ना तो हम स्वर में रख रहे हैं और ना ही तो व्यंजन में रख रहे हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार अंग और आहा ये अयोग वा दो होते हैं जिन्हें हम स्वर में भी नहीं रखते, व्यंजन में भी नहीं रखते, क्योंकि ना तो ये पूरी तरह स्वर में ही आ रहा है और ना पूरी तरह व्यंजन में ही आ रहा है। ये ऐसा दो वर्णमाला का शब्द है, ना तो पूरी तरह स्वर में ही आता है, ना तो पूरी तरह व्यंजन में ही आता है। पर आप लोग कहोगे मैम हमने तो शिशु में पढ़ा था, वन में पढ़ा था कि अंग क ख ग घ अंगा अ आ ई अ ये यहाँ आता है, पर इसमें तो नहीं आ रहा है। पर हम जब बचपन में पढ़ रहे थे वर्णमाला, तब हमें सिर्फ वर्णमाला के बारे में पढ़ना था कि क ख ग घ अंग आहा। पर अब हम जो वर्णमाला पढ़ रहे हैं वो हम कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एकदम डीपली जाके पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनाया जा रहा है, क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है, हमें आज सब सीखना है और हर एक चीज के बारे में नॉलेज लेनी कि अयोग वाह क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, सारे चीज में हमने आपको संयुक्त व्यंजन भी कैसे किसे कहते हैं ये भी बता दिया, संयुक्त व्यंजन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी बता दिया। अयोग वाह किसे कहते हैं, जिन्हें स्वर और व्यंजन की ध्वनियों में नहीं रखा जाता उन्हें अयोग वाह। अयोग वाह दो ही क्यों होते हैं ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि बाकी जो वर्ण होते हैं उन्हें कहीं ना रख के हमारे लिखा पर इनका हम पूर्णतः अंग और आहा का नहीं निकाल सकते। ये भी किन्हीं भी शब्द के किसी भी शब्द के ऊपर लगते हैं या तो बाएं साइड में लगते हैं या बगल में लगते हैं। ये किसी भी शब्द में अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगर ये पूर्ण नहीं होते तो हम इन्हें स्वर और व्यंजन में ना रख देते, इसीलिए हम इन्हें स्वर और व्यंजन में नहीं रखें क्योंकि अपने आप में ये पूर्ण ही नहीं है। ये किसी भी शब्द के या तो ऊपर लगेंगे या तो बगल में लगेंगे, इसीलिए इन्होंने आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें अलग डिफिनेशन दी और अलग एग्जाम्पल। और हिंदी में ये दो ही होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, दो होते हैं। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जो नहीं आया होगा वो हमारे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उन्हें देखेंगे और आपका आंसर देने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। देखिए आइए अब हम देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। अनुनासिक क्या है, अनुनासिक की डिफिनीशन क्या होती है, अनुनासिक शब्द क्या है, ये सारे बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछते हैं वो हमारे क्वेश्चन डिफिनीशन से पूछता है। इसमें तो ये एग्जाम्पल से तो पूछता ही है, एग्जाम्पल से जो हमारे क्वेश्चन पूछेगा वो 90% पूछता है, पर जो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा डिफिनीशन से वो हमारा 100% पूछता है, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है। अनुनासिक किसे कहते हैं, निर्नासिक किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, ये तीन अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाता है। आइए हम तीनों इसीलिए आपको एक ही PDF में ले आए कि जिससे आप कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको हम ये तीनों एक ही चीज में समझा दिया जाएगा कि ये होते क्या है। और इसी एक अनुनासिक, अनुनासिक आपको जैसे कि पता चल रहा है नासिक, नासिक मतलब नाक, अनुनासिक मतलब हमें छोटा सा, हमारी जो नाक है, जब हम कोई शब्द नाक से बोलते हैं तो वो थोड़ा ही मुंह खुल पाता है, और अगर हम मुंह से बोल रहे हैं कोई शब्द तो हमारा मुंह बड़ा खुलता है। पर इसीलिए यहाँ पे हमें देखिए रटना नहीं है, हमें डिफिनीशन से ही समझ लेना है कि इसमें क्या क्या रहा है। अनुनासिक, नासिक मतलब नाक, अनु मतलब थोड़ा, मतलब मुंह, मुंह और नाक से जो बोला जाता है, जो व्यंजन बोले जाते हैं मुंह और नाक से, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं।
अब इसमें रटना नहीं है, नासिक मतलब नाक, अनु मतलब मुंह। मुंह और नाक से बोलने वाले शब्द को हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे हो गया छांव, छांव हम बोल रहे हैं, देखिए छांव, बहुत तेज हमारा मुंह नहीं खुल रहा है और नाक से ज्यादा आवाज आ रही है। आंगन, इसमें भी हमारा मुंह नहीं खुल रहा है। गांव, पांव, ये शब्द जो होते हैं। और दूसरा चीज यहाँ पे जो होता है, इसमें जैसे चंदा मामा, जैसे बिंदी लगी रहती है, पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, चंदा मामा, ये यहाँ पे। और इसमें रटने वाला भी कोई चीज नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं रट पा रहे हैं, बस नासिक, अनु, मुंह और नाक से बोलने वाले व्यंजन या उच्चारण स्थान को हम अनुनासिक कहते हैं। एग्जाम्पल इसका दिए रहे, एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा समझने का है कि ऊपर जो हमारा रहेगा ऐसे बिंदी लगी रहेगी, बाकी कुछ नहीं। इसलिए हमें इसमें ज्यादा रटने की, इसमें क्वेश्चन जो पूछता है वो यहाँ से पूछता है कि अनुनासिक। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ पे छांव दे देगा, छांव दे देगा हमारे क्वेश्चन में, और ऑप्शन में हमारा छांव दे देगा, पाँव दे देगा, आंगन दे देगा, और पूछ लेगा कि मुंह और नाक से बोलने वाले व्यंजन कौन है, अनुनासिक, निरुनासिक, अनुस्वार। ऑप्शन में ऐसे दे देगा, छांव दे देगा और बोलेगा ये अनुनासिक है कि निरुनासिक है कि अनुस्वार है। तो जब हमें पता रहेगा तभी तो हम उसको सही करके आएंगे। इसलिए हमें यहाँ डिफिनीशन के साथ साथ क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, एग्जाम्पल से कैसे क्वेश्चन बनता है, डिफिनीशन से क्वेश्चन कैसे बना, सारा कुछ सीखना है। और ये एक हमारे लिए जो चैप्टर है ना, ये हमें एकदम अच्छे से पढ़ना है कि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए हमारे रॉन्ग नहीं होने चाहिए, राइट ही करके आना है, क्योंकि हमें केवीएस में अपनी एक सीट जो कंफर्म करनी है। आइए अगला देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं इसलिए आपको समझने में आसानी हो। अब ये अनुनासिक हो गया। अब हम देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, जैसे कि इसमें भी अपने डिफिनीशन में ही अपने अर्थ को छुपा के रखा है। इसके उच्चारण में केवल नाक का प्रयोग होता है, ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अब देखो, इसमें हमने अभी पढ़ा था अयोगवा, पढ़ा था अयोगवा के बारे में कि अयोगवा कितने होते हैं, अयोगवा कितने होते हैं, दो होते हैं। अयोगवा कितने होते हैं, दो होते हैं, अंग और आहा। हमने पिछले अभी ये टॉपिक 2 मिनट पहले पढ़ा था पिछले वाले पेजेस में कि जिसका अनुयोगवा कितने होते हैं, अंग जो स्वर में भी नहीं रखे जाते, व्यंजन भी नहीं रखे, पर ये किसी शब्द के या तो ऊपर लगे होते हैं या तो बगल में लगे होते हैं। अब यहाँ तो आपको एग्जाम्पल देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये अंगद है, जो ये अयोगवा में भी लिखा जा सकता है और अनुस्वार में लिखा जाता है। पर ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे, इस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया रहेगा। जब हमारा क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में या तो अनुस्वार ही दिया रहेगा या तो अयोगवा ही दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा। या तो हमें अयोगवा ही दिएगा या तो अनुस्वार ही दिया रहेगा। अनुस्वार मतलब जो केवल नाक से बोले जाते हैं, इसका प्रयोग किससे होता है, केवल नाक से होता है। अनुनासिक में देखिए वहां पे अनुनासिक लिखा हुआ था, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अनुनासिक मतलब नासिक और मुंह, अनुस्वार मतलब अनुनासिक आया था, वहां पे अनु आ गया था, अनुनासिक। और यहाँ पे क्या है, अनुस्वार मतलब केवल हमें नाक से बोलना है, मुंह का प्रयोग नहीं करना है। जो केवल नाक से बोले जाते हैं उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। निरुनासिक या केवल मुंह से बोलने जाने वाला स्वर है, किससे बोलने जाने वाला है, केवल मुंह से। अब देखिए अनुनासिक किसे कहते हैं, जो केवल जो नाक और मुंह से दोनों से बोला जाता है। अनुस्वार किसे कहते हैं, जो केवल
नाक से बोला जाता है, और निर्नासिक किसे कहते हैं, जो केवल मुंह से बोला जाता है। इसलिए हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों डिफिनीशन ऐसा है जिससे बच्चा पढ़ के कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये तो अनुनासिक पूछ रहा, अनुस्वार पूछ रहा, निर्नासिक पूछ रहा, कैसे मैं इसको याद करूं। इसीलिए हम आपको एक ही पेज में तीनों चीज सिखा रहे हैं कि अनुनासिक क्या होता है, जो मुंह और नाक से दोनों से बोला जाता है, पर अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार मतलब अनुस्वार ना इसमें दिया हुआ है, मतलब हमें केवल नाक का प्रयोग करना है, मुंह का प्रयोग तो करना ही नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे न दिया। यहाँ पे निर्नासिक, निर मतलब होता है हमें नाक का प्रयोग नहीं करना है, इसमें रटने वाली कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पे नासिक दिया है, मतलब हमें नाक का प्रयोग करना है। अनु दिया है, मतलब मुंह का भी प्रयोग करना है। इसमें अनुस्वार दिया है, अनु नहीं दिया है, मतलब इसमें हमें केवल नाक से प्रयोग करना है। निर्नासिक मतलब हमें नासिका का प्रयोग नहीं करना है, केवल मुंह का प्रयोग करना है। इससे आपको समझ में आ गया, नासिक मतलब मुंह और नाक का दोनों का प्रयोग करना है। अनुस्वार में केवल हमें नाक का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ नासिका शब्द का यहाँ पे अनु शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए हमें मुंह का प्रयोग नहीं करना है, केवल नाक का करना है। निर्नासिक में हमें केवल मुंह का प्रयोग करना है, क्योंकि डिफिनीशन में लिखा हुआ है निर्नासिक, मतलब हमें नासिका का प्रयोग नहीं करना है। ये आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हम आपको एक बता देते हैं, उसके बाद जब हम टेस्ट लेंगे तो उसमें हम अच्छे से सारे क्वेश्चन बने रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन हम बता देते हैं कैसे बनते हैं। ब्लैक पेज में बता देते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दे दिया, केवल मुंह से बोलने वाले शब्द कौन से हैं। केवल मुंह से बोलने वाले शब्द कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। अभी हमने पहले पढ़ा है कि अनुनासिक क्या होता है, निर्नासिक क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। यहाँ पे दिया है केवल मुंह से बोलने वाले शब्द। अब आप अपने देखे ही होंगे, इसमें दे देगा अनुस्वार, अनुनासिक, निर्नासिक, या अयोगवा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए तीनों एग्जाम्पल देगा, एग्जाम्पल में तीनों देगा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। जो अच्छे से डिफिनीशन नहीं पढ़ेगा वो भी ये कंफ्यूज है कि अनुस्वार है कि अनुनासिक है कि निर्नासिक। अब हमें ये ध्यान देना है कि डिफिनीशन में क्या था। पहला हमारा क्या था, अनुनासिक। अनु मतलब मुंह, हमें तुरंत पकड़ लेना है। अनु मतलब मुंह, नासिक मतलब नाक, मुंह और नाक से दोनों बोला जा रहा है। ये ऑप्शन तुरंत गलत हो गया, एक ऑप्शन हमारा कट गया, बचा दूसरा ऑप्शन। दूसरा क्या है, निर्नासिक। निर मतलब बोल रहा है नहीं, नासिक। निर्नासिक मतलब हमें नासिका का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है, केवल मुंह का प्रयोग करना है। डिफिनीशन में ही ऑप्शन छिपा रहेगा, ऑप्शन में ही हमारा डिफिनीशन छिपा है, हमें बस उसे देखना है और समझ लेना है। यहाँ पे दिया है अनुस्वार, अनु मतलब नहीं, यहाँ पे हमें क्या प्रयोग करना है, मुंह का। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा थर्ड, निर्नासिक मतलब हमें यहाँ नासिका का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ हमें किसका प्रयोग करना है, केवल मुंह का प्रयोग करना है, नासिका का प्रयोग करना ही नहीं है। निर्नासिक अपने में ही लिखा है, तो ऑप्शन क्या दे रहा है, केवल मुंह से बोलने वाले शब्द।
मुंह से हमारे बोलने वाले शब्द कौन से हैं? निरुनासिक, जिसमें हम क्या करते हैं? नासिका का प्रयोग नहीं करते। अनुनासिक में मुंह और नाक का हम दोनों प्रयोग करते हैं। अनुस्वार में क्या करते हैं? अनुस्वार में केवल नाक का प्रयोग, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है? तीनों ऑप्शन देता है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चा जब तक अच्छे से नहीं, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्वेश्चन कहीं से बन के नहीं आता, क्वेश्चन यहीं से बनता है, और बनने का बस स्तर जो होता है वो थोड़ा सा निम्न हो जाता है। निम्न मतलब वो केवल डिफिनीशन से छुपा के पूछता है। इसीलिए हमें जो भी टॉपिक पढ़ना है उसे ये देख के पढ़ना है कि इसमें डिफिनीशन से क्वेश्चन पूछे, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे, या कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, हमारा इतना अच्छे से पढ़ लेना है कि हमारा एक भी नंबर, हिंदी में हमारा ग्रामर में 20 नंबर है तो 20 नंबर हमें फिक्स करके आना है, गलत करना ही नहीं है ग्रामर में 20 नंबर। और 10 नंबर हमारा जो है वो कौशल, हमारा ग्रामर खत्म होने के बाद हम कौशल पढ़ाएंगे। इसलिए आज तक का वीडियो यहीं तक, आगे इसके हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में उच्चारण स्थान। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।